हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे भाग नंबर 15 की। हम बात कर चुके थे भाग नंबर 14 तक, जो हमने आपको बताया था अनुच्छेद नंबर 322 तक। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की क्लास की तरफ। तो आइए देख लेते हैं आज की क्लास को। तो जो भी जुड़ चुका है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ने की कोशिश करें, जिससे कि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए आगे के सब्जेक्ट को। जैसे कि हमारा अभी थोड़ा सा ही सब्जेक्ट रहा है, यानी संविधान का भाग नंबर 15, और आगे के जो भाग होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको सारी जानकारी वो लिखवाता भी चलूँगा। तो आइए एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी ज्योग्राफी को। बड़े ही बारीकी तरीके से आपकी ज्योग्राफी कराऊंगा। तो आइए देखते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में 4 चांद में दिया है कि आज परेशान हूं कोई बात नहीं, आज परेशान हूं कोई बात नहीं, हमारा भी टाइम आएगा। आज परेशान हूं कोई बात नहीं, हम कल मेरा भी टाइम आएगा, और तुम्हारा तो सिर्फ वक्त बदला है, ये समझ लेना। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त बदला है, हमारा दौर आएगा। आप जब भी तुम्हें कोई परेशान करने की कोशिश करे तो आपसे सिर्फ इतनी बात बतानी है उससे कि तेरा तो सिर्फ वक्त बदला है आज। और लेकिन जिस दिन मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूंगा, पढ़ लिख कर जब मेरी नौकरी लगेगी या कोई भी मेरी अच्छी पोस्ट लगेगी, तो हमारा तो तेरा वक्त बदला, हमारा तो दौर आएगा, ध्यान रखना। उससे सिर्फ यही बात कहनी है। तो आइए आज की क्लास को हम बिना देरी के करते हैं शुरू। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। और आप अपना हेडिंग बना सकते हैं जिसे कहते हैं भाग नंबर 15, और जिसमें हम बात करेंगे निर्वाचन के बारे में। यानी हमारे भारत के अंदर जो हमारे लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, इनके चुनाव कैसे कैसे होते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, हम घेर लेते हैं आज की हेडिंग। ये आती है हमारी भाग नंबर 15, और भाग नंबर 15 में हम बात करेंगे किसके बारे में। तो भाग नंबर 15 में आता है हमारा जिसे कहते हैं निर्वाचन। और निर्वाचन किस किस का, तो आपसे ये पॉइंट पूछा जाता है कि हमारे जो भारत है, यानी भारत के अंदर निष्पक्ष निर्वाचन होगा। ये निर्वाचन कहां से कहां तक है, तो ये हमारा आता है अनुच्छेद नंबर 324 से और 329 तक। 324 से 329 तक का हम बात करेंगे इसके बारे में। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। और आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 324। में हमारा क्या बात बताइए। 324 में हमारा बताया कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। ये हमारे क्या बात बताइए कि भारत का अंदर एक निर्वाचन आयोग होगा, जो हमारा लोकसभा और विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराएगा। ये किसके बारे में बताया, तो अनुच्छेद नंबर 324 में। तो यह कह रहा है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। आपने जिसने मेरी पहली क्लासें देखी हैं आप समझ गए होंगे, मैं आपको एक बार पहले ही बता चुका हूं निर्वाचन आयोग के बारे में। लेकिन वो जो निर्वाचन आयोग था वो किसका चुनाव करता था, बताएं किसका चुनाव करता था। तो वो करता था विधान परिषद के सदस्यों का। यानी विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता था, तो वो करता था। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता था, तो ये करता था राज्य का निर्वाचन आयोग। यानी राज्य का निर्वाचन आयोग हमारा करता था इसका चुनाव। और इनका चुनाव कौन करता है, तो इसका करता है केंद्र का। ये केंद्र के लिए बना हुआ है, जबकि हमारा विधानसभा होती है केंद्र के लिए नहीं होती है। लेकिन इसके जो वोट डाले जाते हैं वो केंद्र के अधीन डाले जाते हैं, विधानसभा के। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि विधानसभा की सीट इंपोर्टेंट हो जाती है और वो पूछी जाती हैं। आप मुझे बताएं कि विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी है, मैं आपको लिखवा चुका हूं। आइए देख लेते हैं कि और ये चुनाव किस किसका कराता है। तो पहले आता है हमारा राष्ट्रपति, और इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति, और तीसरा हमारे आता है जिसे कहते हैं लोकसभा,
और जिसे कहते हैं विधानसभा। इन्हीं सभी के चुनाव कौन कराता है? तो इन्हीं सभी के चुनाव कराता है चुनाव आयोग। यानी जो भारत का चुनाव आयोग होता है इन्हीं चारों के चुनाव कराता है। किस किस तरह से होते हैं इनके चुनाव, ये बात करेंगे हम आगे के अनुच्छेदों में। तो इसके बाद हम अपने अगले अनुच्छेदों को बढ़ेंगे। तो आइए प्यारे साथियों एक बार शेयर कर दें। और आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो चुनाव आयोग है इसका गठन कब हुआ? तो पहली बार इसका गठन हुआ हमारा जो निर्वाचन आयोग है, तो इसका गठन की बात हमारे पास आई और इसका गठन हुआ हमारा, तो हुआ हमारा इसका गठन जिसे कहते हैं 25 जनवरी 1950 में। तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। और इसी 25 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता रूप के, यानी मतदाता दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है? तो आप इसे लिख लें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो एक बार मैंने आपको अभी बताया और आपसे एक चीज और पूछी जाती है इसमें कि इसकी योग्यताएं क्यों क्या होती हैं और इसका चुनाव कैसे होता है और इसके बारे में इसकी योग्यताएं क्या होती हैं, इसका कार्यकाल क्या होता है, ये सारी जानकारी हमें अनुच्छेद नंबर 324 में ही दी गई है। तो आपसे पूछा जाए कि इस चुनाव आयोग का जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। कल भी मैंने आपको लिखवाया था, कल किस में लिखवाया था एक बार बताएं? तो ये उसका इसका होता है आयु की सीमा, जो पहले हो जाएगी वही मान्य होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसका ऐसा कोई चुनाव नहीं होता अपना, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और ये त्याग पत्र किसे देता है? त्याग पत्र किसे देता है? तो ये त्याग पत्र किसे देता है? तो त्याग पत्र ये किसी को नहीं देता है। किसे देता है? ये देता है सिर्फ राष्ट्रपति को। इसके बाद आपसे अगली जानकारी पूछी जाएगी कि इसकी योग्यताएं कौन सी होती हैं। तो क्या इसकी योग्यताएं होती हैं? आप बताएं। योग्यताएं, इसकी योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं? तो इसकी कोई भी योग्यताएं नहीं होती हैं। और आपसे अगली चीज पूछी जाएगी कि योग्यताओं के बाद इसे शपथ कौन दिलाता है? तो इसे शपथ भी कोई नहीं दिलाता है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, शपथ भी कोई नहीं दिलाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये चुनाव आयोग के अंदर कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं कुल 3 सदस्य होते हैं। एक होता है मुख्य और एक होता है 2 होते हैं अन्य, यानी एक मुख्य और 2 होते हैं अन्य। ये सदस्य होते हैं इसके अंदर। तो आइए एक बार इसे नोट कर लें। इसके बाद हम अपने अगले अनुच्छेदों की तरफ बढ़ेंगे। तो आता है इसके बाद अपना अगला अनुच्छेद, नोट कर लें जल्दी से। फिर आता है हमारा भारत के लिए जो निर्वाचन के लिए जो मतदान प्रणाली होती है, यानी जो नामावली होती है। आप जानते होंगे कि मतदान के लिए एक नामावली निकाली जाती है जिसमें सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं कि किसका वोट आया है किसका नहीं आया है। उसके बारे में बात की गई है कहाँ पर? तो अनुच्छेद नंबर 325 में। तो आइए इसे नोट कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना। चलिए लिखें। आता है अनुच्छेद नंबर 325 और इसमें आता है मतदान नामावली। मतदान नामावली। और इसमें ये कैसी होगी? तो मतदान नामावली जो होती वो हमारी कैसे होती है? तो मतदान नामावली निष्पक्ष होती है, यानी जाति मूलवंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है किसी के व्यक्ति के साथ भी। हर व्यक्ति के लिए निष्पक्ष चुनाव होता है। तो इसमें आप लिख लें कि जाति मूलवंश और जन्म स्थान पर
भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। यानी हर किसी का नाम आएगा किसके अंदर, नामावली के अंदर। उससे जाति से कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी जाति से बिलोंग कर सकता है। इसके बारे में बताया, इसके बारे में। और आपसे अगले अनुच्छेद की हम बात करेंगे अब इससे आगे की, तो एक बार इसे देख लें। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर 326, और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार ये हमारा कैसा अधिकार है, तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इससे आपको कोई छीन नहीं सकता। अगर आपको कोई इससे छीनता है तो आप उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं और आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। और अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो ये संविधान का उल्लंघन होता है, और इस उल्लंघन के खिलाफ उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो आपकी बात नहीं सुनता। तो आइए देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 326। वयस्क मताधिकार। और यह वयस्क मताधिकार हमारे संविधान के अंदर जब हमारा संविधान बना तो इसके अंदर जो हमारे पास अधिकार दिया गया था, तो वो अधिकार कैसा दिया गया था कि जो हमारी जो उम्र होगी, यानी जो वोट डालने की उम्र होगी, वो कितनी कर दी गई। तो हमारी वोट डालने की उम्र थी हमारी 21 वर्ष। पहले कितनी थी, 21 वर्ष। लेकिन अब आप जानते होंगे कि 18 वर्ष होते ही आपका वोट आने लगता है, आप सरकार की नज़र में एक अपना वोट देने के हकदार हो जाते हैं। इसीलिए, और ये कब थी, ये चीज़ हमारे सामने कब आई, तो ये आई हमारे सामने 61वां संविधान संशोधन जो हमारा हुआ 1989 में, यानी 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा हुआ 1989 के अंदर। इसके अंदर हमारी जो उम्र है ये चेंज कर दी गई और 21 से घटाकर हमारी उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया। तो आप लिख लें कि पहले इसकी जो आयु थी, पहले जो मताधिकार की आयु थी ये थी 21 ईयर। लेकिन अब जो वर्तमान समय चल रहा है, वर्तमान में ये जो आयु सीमा है ये 18 वर्ष कर दी गई है। और ये हमारा चेंज किस चीज़ से आया, तो ये आया 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा हुआ 1989 में। 1989 में हुआ 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। यानी इसके अंदर बताया, और आज से ये पूछा जा सकता है कि इसके लिए जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे यहाँ पर कौन थे, यानी किसने ये चेंज किया था, कौन से प्रधानमंत्री ने, तो आप इसे नोट कर लें। तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने ये चेंज करवाया, और जो थे हमारे राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय हुआ ये चेंज, और जब ही ये बिल पारित हुआ और ये संसद के अंदर पेश हुआ और इसे कर दिया 18 ईयर, यानी 18 ईयर के बाद वोट डाल सकता है कोई व्यक्ति। इसके बाद हमारी अगली बात आती है अनुच्छेद अगले में, एक बार इसे नोट करेंगे। इसके बाद देखेंगे अपने अगले अनुच्छेद को, अनुच्छेद नंबर 327। और 327 हमारा क्या कहता है कि स्थानीय सुशासन के लिए विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी स्थानीय सुशासन के लिए जो निर्वाचन होगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, तो वो जो है अगली बात आती है हमारी 328 के अंदर, मैं कहीं और पहुंच गया। अनुच्छेद 327 कहता है कि संसद को अधिकार है कि वह लोकसभा और विधानसभा के लिए विधि निर्माण कर सकती है, यानी विधि निर्माण कर सकती है। यानी संसद के अंदर अधिकार है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए कोई भी ऐसा कानून पेश कर सकती है जो उनके हित में हो, यानी कि गैर हित के लिए कार्य नहीं करेगी। उसका हक है किसका, संसद का। तो एक बार इसे देख लेंगे, अनुच्छेद नंबर 327। अनुच्छेद नंबर 327 कहता है कि संसद का अधिकार है कि वह, संसद को अधिकार है कि वह क्या कर सकती है, तो वह लोकसभा और विधानसभा के लिए विधि निर्माण कर सकती है, विधि का निर्माण
यानी कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा ही कानून बना सकती है जो उसके हित में हो। ऐसा कानून नहीं बना सकती जो उसके हित में नहीं हो, ऐसा उसका अधिकार नहीं होता है। आइए इसके बाद हम अपने अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे, एक बार इसे नोट करेंगे आप, फिर अपने अपने अगले अनुच्छेद को देखेंगे, अनुच्छेद नंबर 328 यानी 328 के बारे में। तो आइए देख लिया होगा, इसे अब मिटा देते हैं और आगे की जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। हम अपने अगले अनुच्छेद को देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 328। और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दें। और आपका इतना कर्तव्य तो बनता ही है कि आपको सारी जानकारी बिल्कुल फ्री, आपको फ्री जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है और बड़ी बारीकी तरीके से सबको समझाया भी जा रहा है। तो आपका इतना कर्तव्य बनता है कि एक बार वीडियो को शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर जरूर करा करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ सकें। आता अनुच्छेद नंबर 328 और ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद नंबर 328 कहता है कि स्थानीय स्वशासन के लिए विधि निर्माण कौन कर सकता है? तो विधानमंडल। यानी मैंने आपको अभी पिछले अनुच्छेद में बताया कि संसद को अधिकार है कि वह किसके लिए? लोकसभा और विधानसभा के लिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए लोकसभा और विधानसभा के लिए विधि का निर्माण कर सकती हैं। लेकिन इससे अगले अनुच्छेद में हमारी बात आती है स्थानीय स्वशासन के लिए, यानी जो हमारी स्थानीय स्वशासन यानी जो हमारी जिलों की सरकार होती है, नगरों की सरकार होती है, इनके अधीन जो बात आती है वो हमारी आती है अनुच्छेद नंबर 328 में, जिन्हें हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के लिए विधि निर्माण विधि का निर्माण सिर्फ राज्य का विधानमंडल कर सकता है। यानी राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह राज्यों के लिए विधि का निर्माण कर सकता है। किसके लिए? स्थानीय स्वशासन के लिए। जबकि लोकसभा और राज्यसभा के लिए कौन कर सकता है? तो ये सिर्फ संसद कर सकती है और कोई नहीं। इसके बाद हम अपने अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे, जो आता है अनुच्छेद नंबर 329 यानी 329 यानी 329 के अंदर हम बात करेंगे, जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 329। तो अनुच्छेद नंबर 329 और इस भाग का अंतिम अनुच्छेद आता है। तो आइए प्यारे साथियों एक बार इसे बता दें सभी को, क्योंकि आज का जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉइंट, अनुच्छेद नंबर 329। और ये हमारा क्या कहता है? तो ये हमारा कहता है कि लोकसभा और विधानसभा से संबंधित कोई भी कानून न्यायालय में बाध्य नहीं होगा। यानी लोकसभा और विधानसभा से संबंधित अगर कोई भी कानून बनता है तो वह न्यायालय में बाध्य नहीं होगा। उसे सिर्फ कौन सोल्व करेगा? इसे सिर्फ संसद ही सोल्व करेगी। संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, वही सोल्व करेंगी। और आपको मैंने ये चीज क्यों नहीं बताई कि विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं? तो इनके चुनाव होते नहीं है, ये स्थायी हैं, ये स्थायी होते हैं, इन्हें सिर्फ नियुक्त करा जाता है, ये स्थायी होते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि इनका चुनाव नहीं किया जाता है। आइए इसके बाद आता है हमारा अगला अनुच्छेद नंबर 329, जिसमें कहा है कि लोकसभा और विधानसभा से संबंधित कोई भी कानून या बिल को न्यायालय में पेश नहीं कर सकते।
कोई भी ऐसा कानून बनता है जो लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित है तो उस कानून को कहाँ पेश नहीं किया जा सकता, तो उस कानून को पेश नहीं किया जा सकता है न्यायालय के अंदर, ये उसका अधिकार नहीं होता है। और आज से आपको मैं थोड़े अन्य पॉइंट लिखवा दूं, आप कहें तो लिखवा देता हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये क्या क्या, इनका क्या क्या काम होता है। तो क्या मैं लिखवा सकता हूं उन्हें, आप एक बार बता दें, अगर चाहें तो लिखवा सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ तो हम लिखवा ही देते हैं बिगड़ देरी के। अन्य पॉइंट करके आप डाल लेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, यानी नोट करके डालने हैं आप, इसी से संबंधित है अन्य तथ्य। अन्य तथ्यों को मैं आपके बीच सारे लाऊंगा, जैसे कि हमारे आता है राष्ट्रपति से संबंधित अन्य तथ्य, लोकसभा से संबंधित और विधानसभा से संबंधित अन्य तथ्य। इन सभी तथ्यों को मैं 1 बाय 1 सभी के बारे में लाऊंगा। इसी चक्कर में मैंने आपको कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखवाया अभी तक, तो उन पॉइंटों को मैं एक बार, आपके लिए वो तैयारी चल रही है तो आपके लिए मैं वो सारे पॉइंट इकट्ठे करके एक ही बार में मैं आपको सारे पॉइंटों को बता दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। आप ये ना सोचें कि हमें पिछली क्लासों में कोई भी अन्य तथ्य नहीं लिखवाया है, तो जी हाँ मैंने नहीं लिखवाया है, मैं आपको सारे तथ्य एक ही बार में लिखवा दूंगा, टेंशन ना लें। तो आइए हमारा आता है इसके अंदर अन्य तथ्य के अंदर महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर हमारी आती है कि इसके अंदर क्या होता है, तो विभिन्न चुनाव क्षेत्र निर्धारित करना किसका अधिकार होता है, तो ये होता है चुनाव आयोग का। ये चुनाव आयोग के कर्तव्य हैं विभिन्न क्षेत्र में क्या करना, तो विभिन्न क्षेत्र में चुनाव निर्धारित करना, विभिन्न क्षेत्र में ये भी अधिकार होता है चुनाव आयोग का। ये सिर्फ किसके बारे में चल रहा है, चुनाव आयोग, जिसे निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं, ये इसकी बात चल रही है जैसे कि आपको लिखी रखा है ऊपर। इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आती है कि निर्वाचक नामावली तैयार करना। इसके बाद क्या होता है, चुनाव आयोग के पास अगला कर्तव्य होता है कि निर्वाचक नामावली तैयार करना। निर्वाचन नामावली तैयार कौन करता है, तो यह भी कौन करता है, चुनाव आयोग। इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आती है जिसे कहते हैं कि राजनीतिक दलों को अपने प्रचार के लिए मान्यता देना, यानी राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है कौन, चुनाव आयोग। इसके बाद आता है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। मान्यता प्रदान करने का मतलब यह है कि कौन कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन कौन नहीं लड़ सकता, उसके बारे में वो कुछ नियम होते हैं, वो नियम पूरे करने होते हैं। मैंने आपकी योग्यताओं के अंदर सारी चीज़ बता दी है, उसके आधारित ही होंगे। इसके बाद अगली बात आती है कि मतदाताओं के लिए प्रशिक्षण तैयार करना, यानी मतदाताओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। कि प्रशिक्षण का मतलब ये है कि उन्हें बताना कि ऐसे ऐसे आपको ये चीज करनी होगी। तो अब अगला लिख लें कि मतदाताओं के लिए प्रशिक्षण तैयार करना, यानी कौन कौन वोट डाल सकता है, कौन कौन नहीं डाल सकता है। मतदाताओं के लिए प्रशिक्षण तैयार करने का मतलब यह है कि वोट आपके कैसे डलेंगे, कैसे नहीं डलेंगे, इसके बारे में बताया है। किसके अनुच्छेद तो छोड़ो, ये इसके अंदर ही है। महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर चुनाव आयोग से अगर कोई अन्य पॉइंट आता है तो वो यहीं से पूछा जाएगा, आप इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारी अगली जानकारी आती है कि जिसे कहते हैं निर्वाचन आयोग के पर्चों को तैयार करना, यानी निर्वाचन आयोग के जो खर्चे होते हैं, खर्चों को संचित करना, यानी जो भी खर्चे होते हैं निर्वाचन आयोग के वो कौन करेगा, संचित निधि। निर्वाचन के खर्चों को संचित करना, निर्वाचन आयोग के खर्चों को कौन तय करता है, तो ये कौन करता है, संचित निधि, यहीं से दिए जाते हैं यहाँ के खर्चे। इसके बाद आता है कि चुनाव आयोग को
यानी जो चुनाव आयोग होता है इसका सिर्फ यही अधिकार नहीं होता है कि वह चुनाव करा सकता है, जी नहीं, इसका यह अधिकार भी होता है कि वह चुनाव रद्द भी कर सकता है। तो चुनाव रद्द करने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास होता है, उसकी मर्जी है कि वह चुनाव रद्द कर सकता है या नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पर ये सारे काम होते हैं, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा ही सारे काम किए जाते हैं। तो चुनाव निरस्त करने का अधिकार, चुनाव निरस्त करने का अधिकार। इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आएगी जिसे कहते हैं कि जो हमारा चुनाव निरस्त भी कर सकता है और करा भी सकता है। और इसके बाद क्या होता है, आप जानते होंगे बखूबी कि जगह जगह प्रचार किए जाते हैं कि हमारे चुनाव चिन्ह ये है और हमारा चुनाव चिन्ह ये है, आप यहाँ पर मोहर लगाएं, इसे वोट दें, इसे वोट ना दें। तो एक दूसरे का प्रचार करते हैं, सभी प्रचार अपना अपना सभी प्रचार करते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी और इसका हक भी कौन देता है? तो इसका हक कौन देता है? तो ये भी चुनाव आयोग देता है कि टेलीविजन एवं रेडियो पर चुनाव प्रसार करने का अधिकार किसे है? तो राजनीतिक दलों को कौन देता है? चुनाव आयोग। यानी आपसे पूछा जाएगा कि टेलीविजन, वैसे पूछा क्या जाएगा आपको तो पता ही होगा, टेलीविजन प्लस रेडियो प्लस पर्चो से चुनाव का प्रचार करने का अधिकार। यानी इनसे संबंधित अगर चुनाव में कोई भी अगर अपना प्रचार करना चाहता है तो वह कर सकता है। ये कौन बताता है? तो चुनाव आयोग। लेकिन कुछ दिन पहले ये सब चीज़ बंद कर दी जाती है, लगभग दो दिन पहले, क्योंकि उसके बाद आपसे कुछ नहीं कर सकते। जब आचार संहिता लग जाती है लगभग 15 दिन पहले लग जाती है, 15 दिन यानी 1 महीना में, इतनी जानकारी है नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता हो तो आप उसे समझ लेते हैं। तो इसे कहते हैं, तो टेलीविजन, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे चुनाव आयोग से संबंधित, जो ये महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर आते हैं। अगर यहाँ से भी अगर आपका कोई पॉइंट पूछा जाता है तो वो चुनाव आयोग से संबंधित होगा। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट में कमेंट करें, फिर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार कमेंट में कमेंट कर दें कि क्लास ओके है, बिल्कुल ठीक चल रही है या नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप बताएं कि क्लास क्या चल रही है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसा आपको महसूस होगा। तो वैसे हमारा टाइम भी हो चुका है, तो अब आपकी अगली क्लास में मिलेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में कमेंट कर देना। मिलेंगे अगली क्लास में। आधे के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता अपने गुरुजनों को सम्मान करें। और टाइम हो चुका है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।